मैडम पता नहीं क्या बोल रही। नमस्कार विद्यार्थियों, पौधदार की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। माँ सरस्वती को, माँ भारती को नमन करते हुए मैं आज आपको बीए बीएड सेकेंड ईयर और बीए बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर का एक पेपर होता है अधिगम एवं शिक्षण के नाम से। तो उसमें मैं आज आपको शिक्षण एवं अधिगम, ये दो बिंदु होते हैं, उसमें दो शब्द हैं, लेकिन इनका जो विस्तार है वो बहुत अधिक है। इनका जो क्षेत्र है वो बहुत अधिक है, बहुत अधिक मात्रा में इनका हमें ज्ञान प्राप्त करना है, लेना है और हमें सीखना है कि शिक्षण क्या होता है और अधिगम क्या होता है। लगता हमको एक ये छोटा सा शब्द है कि शिक्षण, लेकिन ये अपने आप में बहुत व्यापकता लिए हुए है। सामान्य अर्थ में शिक्षण क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सामान्य अर्थ में शिक्षण क्या चीज़ है, क्या है शिक्षण। तो शिक्षण हमारी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। हमारे संसार में जब शिक्षा आई उसी के साथ साथ शिक्षण भी आया। बिना शिक्षा के हमारा शिक्षण आगे नहीं बढ़ सकता था और शिक्षण से ही जुड़ा हुआ हमारा अधिगम है। तो शिक्षण और अधिगम का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। एक, या हम यूँ कहें कि एक दूसरे के बिना ये बिल्कुल अधूरे हैं। दोनों को हम साथ साथ लेकर ही हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो सामान्य अर्थ में हम जानेंगे कि शिक्षण क्या है। एक शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थी को किसी विषय को लेकर दिया गया ज्ञान ही क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। आई बड़ी बात समझ में आपको, सामान्य अर्थ में इसका अर्थ समझ में आया आपको कि एक शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थी को कोई भी विषय हो उसका ज्ञान देना ही शिक्षण कहलाता है। अब जब अध्यापक या शिक्षक शिक्षण कराएगा, उसी के माध्यम से विद्यार्थी क्या करेगा, अधिगम की प्राप्ति करेगा, उसको अधिगम होगा। बिना शिक्षण के कोई भी अधिगम प्राप्त नहीं कर सकता है। अब आती है बात कि शिक्षण के प्रकार कितने हैं, शिक्षण के प्रकार कितने हैं। तो हम इसको भी सामान्य अर्थ में जानेंगे। तो शिक्षण एक तो होता है संकुचित अर्थ, एक तो शिक्षण का क्या अर्थ होता है, संकुचित अर्थ। दूसरा अर्थ होता है, ये तो हमने आपको बताया था कि सामान्य अर्थ में शिक्षण क्या है, लेकिन इसके फिर दोबारा से दो प्रकार कर दिए गए अर्थ के भी, यानी कि संकुचित अर्थ में शिक्षण। सामान्य अर्थ में हमने जान लिया क्या था, सामान्य अर्थ में शिक्षण। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा या कर लो कि एक शिक्षक द्वारा किसी विषय के बारे में दिया गया ज्ञान ही क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किसी विषय के बारे में दिया गया ज्ञान ही शिक्षण कहलाता है। ये तो हो गई आपकी सामान्य अर्थ में एक शिक्षण की परिभाषा कह लो या इसको अर्थ कह लो। एक सामान्य अर्थ में शिक्षण के बारे में हमने जाना कि सामान्य अर्थ में शिक्षण क्या होता है। अब आती है बात, इसी अर्थ के आधार पर अर्थ को दो प्रकारों में बांट दिया है कि संकुचित अर्थ में शिक्षण और व्यापक अर्थ में शिक्षण क्या होता है। यानी संकुचित शिक्षण तो क्या होता है और व्यापक शिक्षण क्या होता है। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे कि संकुचित क्या है और व्यापक
क्या है? अब हम आगे चलते हैं कि संकुचित शिक्षण क्या है और व्यापक शिक्षण क्या है। तो पहले नंबर पर हम डालेंगे संकुचित अर्थ में, संकुचित अर्थ में शिक्षण। अब बात वही आती है, कहीं न कहीं जो हमारा संकुचित अर्थ में शिक्षण है वो कहीं कहीं की सामान्य अर्थ को ही टच करता है। सामान्य अर्थ की तरह ही क्या है हमारा संकुचित अर्थ में शिक्षण है। तो यानी कि अब संकुचित अर्थ में शिक्षण क्या है? यानी कि संकुचित अर्थ में शिक्षण होता है एक अध्यापक द्वारा या एक शिक्षक द्वारा एक सीमित कक्ष में एक निश्चित समय में दिया गया शिक्षण ही संकुचित शिक्षण कहलाता है। यानी कि एक शिक्षक द्वारा एक सीमित कक्ष में एक लिमिट समय में या एक निश्चित समय में किसी विषय के ऊपर दिया गया ज्ञान ही क्या कहलाता है? संकुचित शिक्षण कहलाता है। ठीक है, आगे बात आती है दूसरी हमारी व्यापक अर्थ में, व्यापक अर्थ में शिक्षण। अब होता है कि व्यापक अर्थ में शिक्षण क्या होता है। अब बात आती है यानी कि संकुचित हमने जान लिया, एक विद्यालय में एक सीमित कक्ष में एक अध्यापक द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित पाठ्यक्रम पर दिया गया ज्ञान ही क्या कहलाता है? संकुचित शिक्षण कहलाता है। दूसरी बात आती है, अब इस जो हमारा जो व्यापक शिक्षण है, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, संकुचित यानी कि छोटा, जिसका एक सीमित आकार हो, सीमित समय हो, वो क्या कहलाता है? संकुचित कहलाता है। दूसरी बात आती है व्यापक, यानी कि इसका बड़ा रूप, बड़े रूप में शिक्षण क्या होता है? तो संकुचित तो इसमें आएगा ही आएगा, यानी कि एक विद्यालय में बच्चा समय पे आता है, समय पे जाता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है, एक निश्चित टीचर से ज्ञान ग्रहण करता है। तो ये सब बातें किसमें होती हैं? संकुचित शिक्षण में होती हैं। ये संकुचित शिक्षण की सारी बातें कहाँ लागू होती हैं? व्यापक शिक्षण में भी लागू होती हैं। अब बात आती है, वो ये तो लागू हो गई, लेकिन और क्या बात है इसमें? अब बात आती है कि इसमें और क्या बात है? व्यापक शिक्षण में और क्या शामिल होता है? और होता है यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म होने के साथ साथ उसकी ग्रोथ बढ़ती है, तो परिवार में वो परिवार के संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में आता है, अपने पड़ोसी के संपर्क में आता है, उसके बाद वो कहाँ आता है? विद्यालय आता है। ठीक है, तो यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है, जैसे जैसे वो बढ़ता है, जिसके भी संपर्क में आता जाता है उसी से उसे कुछ न कुछ शिक्षण प्राप्त होता रहता है, कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति उसे होती रहती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, यानी कि जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, यानी कि बच्चा जन्म से लेकर जब तक उसका जीवन होता है तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। हर क्षेत्र में, हर वातावरण में उसको कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है। अपनी माँ से भी वो बहुत कुछ सीखता है, अपने पापा से सीखता है, अपनी दादी से सीखता है, अपनी नानी से सीखता है, और किसी के भी रिश्तेदार के संपर्क में जाता है, समाज में जाता है, पड़ोस में जाता है, आगे उसकी बाल्यावस्था आती, बच्चों के समूह में वो खेलता है, वहाँ पे भी उसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? व्यापक शिक्षण कहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि संकुचित शिक्षण में तो संकुचित अर्थ में शिक्षण क्या होता है और व्यापक अर्थ में शिक्षण क्या होता है और सामान्य अर्थ में शिक्षण क्या होता है। वो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सामान्य अर्थ में हम शिक्षण किसे कहते हैं, तो वो बात भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो शिक्षण के दो प्रकार बताए हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे कि संकुचित अर्थ में शिक्षण क्या होता है और व्यापक अर्थ में शिक्षण क्या होता है। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, यानी कि उसके बाद हमारे बहुत शिक्षा शास्त्री हुए, उन्होंने हमारी जो शिक्षा है उसको कई प्रकारों में बांटा है। उसको मतलब उसके हिसाब से, यानी कि जो हमारा शिक्षण है ये इसके अर्थ हो गए, लेकिन उसके बाद इसी शिक्षण को
हमारे जो शिक्षा शास्त्री हैं और पुराणों में सबसे पहले शिक्षा किस रूप में होती थी, उसके बाद शिक्षा किस रूप में आई और वर्तमान में शिक्षा हमारी किस रूप में है। तो सबसे पहले हमारी जो शिक्षण का रूप आता है वो आता है एक मुखी शिक्षण। शिक्षण की, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शिक्षण की एक मुखी प्रक्रिया। शिक्षण की एक मुखी प्रक्रिया, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब इसको हमें जानना है कि शिक्षण की एक मुखी प्रक्रिया क्या होती है। आप सबको पता है, हम कोई भी शिक्षण कर रहे हैं, सीमित अर्थ में, संकुचित अर्थ में हम शिक्षण कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो मेन होता है, हमें शिक्षण कौन करवाता है? एक शिक्षक करवाता है, ठीक है। तो शिक्षक यानी कि शिक्षक के आधार पर ही इसका डिवाइडेशन किया गया है। शिक्षक को महत्वपूर्ण मानकर ही इसका नाम क्या दिया गया है? शिक्षण की एक मुखी प्रक्रिया। यानी कि इस तरह के शिक्षण में हमारा जो शिक्षक है वो ही सर्वे सर्वा होता है, वो ही सर्वोपरि होता है। उसने जो कह दिया वो सर्वमान्य होता है। इसमें जो विद्यार्थी होता है यानी कि जो छात्र होता है उसकी भूमिका बिल्कुल गौण होती है। शिक्षक ने जो भी बताया पहले, अब इसको हम कहीं न कहीं जोड़े तो गुरुकुल की जो शिक्षा होती थी, हमारे जो पहले आश्रमों में जो शिक्षा दी जाती थी वो कैसी शिक्षा होती थी? शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी। गुरुकुल ने जैसा आदेश दे दिया उसका पालन करना एक शिक्षक का कर्तव्य होता था। तो ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, उसी को आधार रखकर बनाया गया। यानी कि सबसे पहले जो हमारी शिक्षा का रूप हमारे सामने आया था वो कैसा आया था? शिक्षण का जो रूप हमारे सामने आया था कैसा आया था? शिक्षण की एक मुखी प्रक्रिया के रूप में। यानी कि सबसे पहले जो हमारा शिक्षण, हमें कोई शिक्षण करवाता था तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती थी वो एक शिक्षक की होती थी। उसके बाद आता है शिक्षण की द्विमुखी प्रक्रिया। ठीक है। अब सीधी सी बात है, आप बहुत समझदार और कॉमन सेंस लगा सकते हो कि ये पॉइंट क्या कह रहा है। यानी कि अभी हमने आपको बता दिया, यानी कि सबसे पहले आप ये जानो जो हमारा शिक्षण होता है, हम आज के दौर को लेकर चलें तो हमारा जो शिक्षण होता है उसका जो मेन आधार होता है, यानी हमारा जो कोई शिक्षण हम करने जा रहे हैं तो उसका जो मेन आधार जो होता है वो 3 बिंदुओं पर होता है: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो अब यानी कि शिक्षण की एक मुखी प्रक्रिया वो हमें समझ में आ गई कि शिक्षण की एक मुखी प्रक्रिया कैसी होती है। यानी कि उसमें जो एक शिक्षक होता है उसका स्थान महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक ही सर्वे सर्वा होता है। शिक्षक ने जैसा आदेश दे दिया उसका पालन करना एक विद्यार्थी का कर्तव्य होता था। शिक्षक ने जो सिखा दिया उसको सीखना एक विद्यार्थी का मूल कर्तव्य होता था, या कुछ भी मतलब एक तरह से उसको ग्रहण करना, उसको सीखना, उसको अपनाना एक शिक्षक का कर्तव्य होता था। उस आज्ञा को उसको मानना ही मानना होता था। अब उसके बाद आई हमारे पास शिक्षण की द्विमुखी प्रक्रिया, जिसमें क्या होते हैं? इसमें तो कौन होता है? ओनली शिक्षक। उसके बाद इसमें कौन होते हैं? शिक्षक और शिक्षार्थी। यानी कि इसमें दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन दोनों के बिना शिक्षण की द्विमुखी प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती है। यहाँ पर आपको 2 टप्पे की भाषा में, सीधी सरल भाषा में समझना है कि शिक्षण एक मुखी प्रक्रिया के रूप में क्या होता है, उसमें जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वो किसका होता है? शिक्षक का होता है। उसमें विद्यार्थी का स्थान बिल्कुल गौण होता है। उसमें कोई भी, मान लीजिए अध्यापक सामने गलत पढ़ा रहा है, कुछ गलत आदेश दे रहा है, तो उसको विद्यार्थी को मानना ही मानना है। वो ये नहीं कह सकता कि आपने सर ये गलत पढ़ाया है, ये ऐसा क्यों पढ़ा रहे, वो कुछ टोका टाकी नहीं कर सकता है। दूसरे, यहाँ पर दोनों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। यानी इस प्रकार की शिक्षा में दोनों की भागीदारी बराबर की होती है। टीचर सामने पढ़ाएगा, शिक्षक सामने पढ़ाएगा, लेकिन अगर विद्यार्थी को वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो अनुनय निवेदन करके या शिक्षक से कह सकता है कि
कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या गुरुजी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मुझे आप ये दोबारा समझा दीजिए, या फिर ये इस चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, शामपट पे आकर मैं इस विषय वस्तु को अच्छे से बता सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें दोनों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, दोनों की भागीदारी बराबर की होती है। अब आती है हमारे पास त्रिमुखी प्रक्रिया, यानी कि शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया। इसमें आते हैं, पहला है शिक्षक, दूसरा होता है शिक्षार्थी और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कह लो इसको, आप विषय वस्तु कह लो, विषय वस्तु एक ही बात होती है, ठीक है। वही मैं आपको जो सीधी लैंग्वेज में समझाती हूँ उसी भाषा में आपको समझना है, ठीक है। यानी कि आप तीनों पॉइंटों को एक कनेक्शन करते हुए पढ़ो, एक जोड़ते हुए पढ़ो तीनों पॉइंटों को। लेकिन शिक्षण की एक मुख्य प्रक्रिया क्या होती है, उसमें शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक ने जो भी गलत सलाह जैसा भी अच्छा बुरा पढ़ा दिया वो शिक्षक को, विद्यार्थी को ग्रहण करना होता है। दूसरे स्थान पर आती है शिक्षक की दुमुखी प्रक्रिया, उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी का दोनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी कि यहाँ तो शिक्षक ने जो भी ज्ञान दे दिया उसके ले लिया, विद्यार्थी ने ले लिया, किसी ने ले लिया, वो ठीक है। लेकिन अब आती है दुमुखी अब आती है दुमुखी प्रक्रिया, यानी कि दो मुखी प्रक्रिया में दोनों का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक अकेला, इस प्रक्रिया के अनुसार यानी कि एक अकेला शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को तभी पूरा कर सकता है जब उसको कोई ग्रहण करने वाला हो, सामने उसके विद्यार्थी हो, तभी उसका शिक्षण कार्य पूरा माना जाता है। तो दोनों की भागीदारी होती है। शिक्षक अपनी बात को यहाँ पर शिक्षक भी अपनी बात को यहाँ पे रख सकता है और विद्यार्थी भी यानी कि शिक्षार्थी भी अपनी बात को यहाँ पे रख सकता है। तीसरी बात आती है शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया, यानी कि जो शिक्षक है इसमें वो भी होता है, इसमें शिक्षार्थी भी होता है, इसमें पाठ्यक्रम भी होता है। यानी कि शिक्षण की जो त्रिमुखी प्रक्रिया है वो तीनों पर आधारित होती है। जैसा ही नाम से है, एक मुखी प्रक्रिया में ओनली शिक्षक होता है, दो मुखी प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों होते हैं, और त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों की महत्वपूर्ण स्थिति होती है। तीनों ही यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर शिक्षक नहीं है तो शिक्षण का कोई औचित्य नहीं है, अगर विद्यार्थी नहीं है, शिक्षार्थी नहीं है, तब भी शिक्षण का कोई औचित्य नहीं है, और यदि पाठ्यक्रम नहीं है तब भी शिक्षण संभव नहीं हो सकता है। मान लीजिए ओनली शिक्षक है, ना पाठ्यक्रम है, ना शिक्षार्थी है, तो एक शिक्षक विषय वस्तु नहीं है तो पढ़ाएगा किस विषय वस्तु को और पढ़ाएगा किसको, दो बात हो गई। उसके बाद यदि शिक्षार्थी नहीं है तो अध्यापक पढ़ाएगा किसको, खाली विषय वस्तु है तो पढ़ाएगा, अगर विद्यार्थी नहीं है तो वो समझाएगा किसको। फिर उसके बाद यदि शिक्षक ही नहीं है तो इसका शिक्षण कार्य आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो यानी कि इसके अनुसार तीनों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, इन तीनों बिंदुओं का शिक्षण में होना बहुत जरूरी होता है।